everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to conduct this session of daily news analysis. And in this session we'll cover few important articles. So क्या है वो मैं आपके सामने एक list रख रही हूँ that we have to cover today. There you go with this list. को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे. एक एडिटोरियल भी आज आया है दैट इज रिगार्डिंग नाटो प्लस. तो इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन दैट. काफ़ी बार ऑफर आता है इंडिया के पास इसको ज्वाइन करने के लिए. तो क्या है नाटो प्लस और इंडिया को क्या बेनिफिट हो अगर ज्वाइन करें तो, और ओवरऑल इफ़ इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन तो इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पर, वे फॉरवर्ड क्या है. सो इस तरीके से हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे ताकि आप मीन्स का अपना एक अच्छा आंसर लिख पाए. बेसिक से शुरू करेंगे. जो कि बच्चे बिल्कुल नए हैं जिन्हें कुछ नहीं पता अबाउट नाटो, तो वहीं से फ्रॉम स्क्रैच लेंगे. आपके जीएस पेपर 2 के लिंक में ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके बाद ऊपर 4 और आर्टिकल्स हैं. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पर. तो ये क्या है इंडेक्स, तो इसके बारे में जानेंगे. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करेंगे. तो ये आप अपने मेंस में इसको ऐड कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में. ठीक है. मेकादत्तू रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट. अब ये प्रोजेक्ट तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो क्यों न्यूज़ में है वो भी जानेंगे. एंड नलामला फॉरेस्ट कहाँ पर है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ से टाइगर रिजर्व को लिंक करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. हम थोड़ा आंध्र प्रदेश घूम के आएंगे आज, तो वहाँ से लिंक करता है. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स मैंने बोला था हम आज के सेशन में कवर कर लेंगे. सो विल टॉक अबाउट इट. रैंकिंग्स देखेंगे, कौन रिलीज करता है ये इंडेक्स, इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स भी देख लेंगे. और रही बात इस एडिटोरियल की, तो जीएस पेपर 2 से ये आर्टिकल लिंक करता है और ये रहा आपका ये पहला आर्टिकल जिसको हमें कवर करना है. स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ जिन्हें ये सेशंस अच्छे लगते हैं आपको क्या करना है ये आपको पता ही है, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर दी सेशंस ऑल्सो विद योर अदर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हो. यू कैन रेफर टू देम एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुँचती रहे. तो अब ये आर्टिकल शुरू करने से पहले, मतलब शुरू क्या करना है इसको हम डिस्कशन के रूप में ही कवर करेंगे. तो पहले हम ना थोड़ा नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं. NATO सबने पढ़ा होगा, मतलब एवरीबडी इज अवेयर. रशिया यूक्रेन के बाद तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है नाटो. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जब कोल्ड वॉर का टाइम था उस टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी 1949 के अंदर. राइट. सबको पता है उस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी थी. 2 पार्टीज थी, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर और रशिया आज का डिसइंटीग्रेट हुआ. तो यहाँ पर अब जो कंट्रीज जैसे रशिया को बॉर्डर लग रही थी, और एनीवे जब आप कौन सी पार्टी में हो, इधर हो या उधर हो, राइट. तो अब कल को यहाँ पर एक ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं उनका ये कहना था कि अगर जैसे मान लो ये बॉर्डर लग रहा है आपका रशिया के साथ उस टाइम पे, ठीक है, और अगर कोई भी अटैक होता है तो जितने भी मेंबर्स होंगे सारे आपके साथ खड़े हो जाएंगे. मतलब किसी भी अगर होता है ना, अगर मेरे दोस्त पे कुछ भी हुआ तो मतलब मेरे लिए हुआ, मेरे पे हुआ. तो वही है आर्टिकल 5 है इस ट्रीटी का जो ये कहता है कि आर्म्ड अटैक against any member, one member will be considered as an attack against all the members. और पूरा alliance जो है will provide assistance including the use of armed forces if necessary. 31 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज अभी इसके अंदर हैं. लास्ट कौन सी कंट्री ने नाटो के अंदर ज्वाइन किया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. तो नाटो बेसिकली एक अलायंस है ऑफ कंट्रीज विद शेयर्ड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट. पर्पस मैंने आपको बता ही दिया है इसका. तो बेसिकली इंश्योर करते हैं, सेफगार्ड करते हैं पीस, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अपने मेंबर स्टेट्स की. तो मतलब कल को वही जो रशिया वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तो काफ़ी नाटो वापस से यूज़ में आ गया. तो जैसे जो कंट्रीज बॉर्डर करती है रशिया के, और अगर कोई भी उस टाइम पे सिचुएशन कोल्ड वॉर जैसी ही थी, मतलब कोल्ड वॉर में मतलब किसी भी टाइम ऐसा वॉर हो जाए, इतने सिचुएशन टेंस रहती थी, तो उस टाइम पे ये अलायंस जो है आया. अभी
हमने कवर किया था जब प्राइम मिनिस्टर की हमारे विजिट हुई वॉशिंगटन में, तो यूएस ने वापस से बोला कि नाटो प्लस ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन इंडिया का स्टैंड वही है, इंडिया ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर नाटो प्लस क्या है वो भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले नाटो के बारे में जो बातें हैं वो मैंने आपको वैसे बता ही दी हैं। 31 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 1949 में आए थे। सेफगार्ड पीस एंड इंश्योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी अमंग द मेंबर स्टेट्स। आर्टिकल 5 यही कहता है किसी एक पे भी अटैक हुआ मतलब अगेंस्ट ऑल द मेंबर्स वो अटैक है, और सब प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस को इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेस। हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल, बेल्जियम में। NATO plus basically is a coalition consisting of NATO and 5 other countries। वो कौन कौन सी हैं ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। अब जब आप नाटो प्लस के अंदर ज्वाइन हो रहे हो तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे? इंडिया एज अगर आप बोल रहे हो इंडिया को कि टेक अ मेंबरशिप इन नाटो प्लस, तो क्या एडवांटेजेस जो हैं ऑफर होंगे? दैट इंक्लूड्स सीमलेस इंटेलिजेंस शेयरिंग अमंग द मेंबर कंट्रीज, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी वो एक्सेस होगी विदाउट एनी डिले, डिफेंस पार्टनरशिप और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये पूरा का पूरा स्टैंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी, आपको वो मतलब विदाउट एनी डिले यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट। तो ये सारी सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं दैट विल बी यूनिक इंडिया, और मतलब इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू मैं अगर बात करूं तो नेटो प्लस ज्वाइन करने से ये सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही से। नेटो प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इंडिया का जो स्टैंस है टू नॉट ज्वाइन वो क्यों है वो भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इंडिया ज्वाइन करे तो क्या बेनिफिट मिलेंगे? इफ इंडिया ज्वाइंस तो इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब अगर आपने ज्वाइन किया तो पहला तो सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ जाएगा, मतलब आपकी इंक्रीज सिक्योरिटी कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग विद नेटो इन इट्स 5 मेंबर कंट्रीज, इंडिया को उससे बेनिफिट मिलेगा। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, राइट, लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट थ्रू स्ट्रीमलाइंड ट्रांसफर प्रोसेस, क्विकर मॉडर्नाइजेशन फॉर इट्स डिफेंस फोर्सेस, स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस पार्टनरशिप नाटो अलाइज के साथ भी, और एक क्लोजर कोलैबोरेशन हो जाएगी बिटवीन द डिफेंस एक्टिविटीज। आपकी रीजनल सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी, दे विल कंट्रीब्यूट टू रीजनल सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में स्पेशली। कॉपरेशन होगा क्योंकि सारे लाइक माइंडेड कंट्रीज एक साथ आके कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे। एनहांस डेटरेंस अगेंस्ट एडवर्सरीज वही है इन द लाइट ऑफ जो सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं उसके लाइट में देखा जाए, सो इट विल एनहांस इंडियाज डेटरेंस कैपेबिलिटीज अगेंस्ट पोटेंशियल एडवर्सरीज। फायदा है। मेंस में दोनों चीजें लिखनी होती है। अब इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता, ये पॉइंट्स नहीं पढ़ूंगी मैं, पहले आपको सीधा वो बताती हूँ डिस्कशन के रूप में, और जो आर्टिकल में भी मेंशन है। देखो इंडिया का हमेशा यही स्टांस रहा है, मतलब हमारे नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होते हैं, और इंडिया अगर देखो ज्वाइन करता नेटो को तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि इट वुड स्ट्रेन इंडियाज रिलेशनशिप विद रशिया। हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, एक वायबल पार्टनर है, और हम काफ़ी इंपोर्ट हम रशिया से भी करते हैं, और यहाँ पर मतलब हमने रशिया और यूएस के साथ एक बैलेंस बना के रखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट के साथ हमारी जो नज़दीकियाँ बोलो, हमारे रिलेशंस और ज़्यादा डीप होते जा रहे हैं, लेकिन यूएस जो है वो एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, वो हम सबको भी पता है। मतलब हमने देखा है अफगानिस्तान के केस में कैसे, मतलब वो अलग स्टोरी चली जाएगी जब मतलब आप 20 साल वहाँ खड़े रहे, आपकी फोर्सेस खड़ी रही, तालिबान के टाइम पे हटा दी, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, और वो अलग स्टोरी चली जाएगी, वही बोल रही हूँ। लेकिन ये बहुत इंस्टेंसेस हैं जहाँ देखने को मिला है कि यूएस इज़ नॉट अ मतलब रिलायबल पार्टनर, वेयर एज रशिया इज़ अ वायबल पार्टनर, वैल्यूएबल पार्टनर, राइट, in dealing with also the security challenges और even moderating China stance also। तो एक पॉइंट तो ये है ही सही कि रशिया के साथ हमारी जो एंगेजमेंट है, और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज के साथ जो हमने बैलेंस बना के रखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप यूएस लेड अलायंस के अंदर अलाइन करते हो तो आपकी जो इंडिया का जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है एंड इट्स परस्यूट ऑफ एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना वो लिमिटेड हो जाएगा।
अगर आप देखो भी सही, गलवान वैली के टाइम पे दोनों कंट्रीज के आर्मीज खड़ी रही, तो हमने ये, हमारा स्टैंड यही रहा है कि बाहर से किसी की कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो खुद से सॉल्व कर लेंगे, है ना। यही स्टैंड रहा है, चाहे वो कोई भी सिनेरियो हो। तो यहाँ पर अगर हम यूएस के साथ ये अलायंस लेते हैं, तो चाइना भी जो है वो ये सब देखते हुए अपनी और ज्यादा आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेगा गलवान वैली वाले एरिया के अंदर, राइट। सो दैट विल बी लाइक मिलिट्री बिल्डअप अलॉन्ग द इंडिया चाइना बॉर्डर। सिक्योरिटी, हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है हमारे लिए, हमारे बहुत प्रायोरिटी रहती है। तो अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो एक ये भी एक इशू रहेगा, ठीक है। थर्ड इज, एक टर्म है जो चाइना ने बहुत यूज की है इंडिया की फॉल्स इमेज के लिए, दैट इज स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी नहीं है इंडिया की। मतलब उनका ये स्ट्रैटेजिकल ऑटोनॉमी मतलब कि, मतलब आपका जैसे आपके आज यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो जैसे यूएस कहता है इंडिया वैसा कर रहा है, ऐसा चाइना कहता है। लेकिन बहुत से ऐसे हमने सिनेरियोज देखे हैं जहां पर वी हैव द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। लेट्स से फॉर दैट एग्जांपल, अभी रशिया को लेकर यूएस ने बोला कि रशिया यूक्रेन वॉर में आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलो, मतलब रशिया के लिए इतना ही बोल दो कि ये गलत हो रहा है सब कुछ। हमने एक स्टैंड यही रखा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे एज जो यूएस चाहता है, क्योंकि रशिया और ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसमें यूएस का स्टैंड अलग रहा है, इंडिया का स्टैंड अलग रहा है, राइट। तो हम ऐसा नहीं है जैसा यूएस कह रहा है हम वो कर रहे हैं, हम जो हमारे इंटरेस्ट में है हम वो देखते हैं। पहली बात, नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए। दूसरी बात, हमने रशिया के साथ डील करना था रिगार्डिंग S-400, यूएस ने मना किया, सैंक्शंस लगाने की बात करी कि ऐसा मत करो, सैंक्शंस लगा देंगे ये वो। हमने कहा आप चाहे सैंक्शंस लगा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डील है हमारे लिए, क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज हैं, चाइना के पास वो सब मिलिट्री टैंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब है हमारे लिए, ये S-400 की डील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया की अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, और कल को जब आप ऐसे अलायंस के अंदर एंटर करते हो तो वो जो चाइना का जो कहना है वो मतलब उस चीज को और ज्यादा एनहांस करेगा, बढ़ाएगा, राइट। सो जॉइनिंग अ नाटो फ्रेमवर्क वुड अंडरमाइन इंडियाज ऑटोनॉमी ऑल्सो। रिलेशनशिप भी आपके नेबरिंग कंट्री के साथ और ज्यादा स्ट्रेन रिलेशनशिप्स होंगे। और जब आप किसी अलायंस में एंटर करते हो तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, राइट। तो वहां पर आपको उनके साथ चलना पड़ता है, तो वो हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट और बॉर्डर इंटरेस्ट हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया का स्टैंड है। इंडिया की प्रायोरिटीज जो है वो लाई करती हैं टेररिज्म पे, वो उसको एड्रेस करना, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को एड्रेस करना, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करना, रीजनल डायनेमिक्स को एड्रेस करना अपने खुद के इंटरेस्ट में, ये सब चीजें हमारे लिए इश्यूज हैं। और ये आर्टिकल कहता है कि इन सब के लिए क्वाड है, तो ये अच्छे से चीजों को फुलफिल कर रहा है। तो ये आप वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हो कि क्वाड ज्वाइन करना, वो जो हमारे इश्यूज और इंटरेस्ट है वो इससे पूरे हो रहे हैं, राइट। तो यही है, नॉन अलाइंड पॉलिसी है इंडिया की हमेशा। रीजनल पार्टनरशिप इंडिया प्रेफर्स, और इंडिया प्रेफर्स फॉर्जिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक जो शेयर्ड इंटरेस्ट हो, रेदर देन ज्वाइनिंग ब्रॉड बेस्ड मिलिट्री अलायंसेस। यूनिक सिक्योरिटी चैलेंजेस, डाइवर्स फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, अवॉइडिंग प्रोवोकिंग चाइना। तो ये सारे रीजंस हैं, दैट इज व्हाई इंडिया इज डिनाइंग दैट। तो ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कल को अगर सवाल बनता है, अब क्योंकि बहुत न्यूज़ में है नेटो प्लस, और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ गया, तो इसीलिए आपको ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कि बेनिफिट क्या मिलेगा, नहीं ज्वाइन किया तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, क्या रीजंस है कि इंडिया डिनाई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि अब हमने शेयर कर ली है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा बात करता है पंचायती राज इंडेक्स के बारे में, PDI, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्या है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज, रिलीज द रिपोर्ट ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एट नेशनल वर्कशॉप ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इन न्यू दिल्ली। तो ये जो इंडेक्स है ना, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कंपोजिट इंडेक्स है, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, पंचायत डेवलपमेंट, वो इंडेक्स जो कि ये सब चीजें देखता है पंचायत की डेवलपमेंट को लेकर। तो यहाँ पर आपका एम यही है कि जो पंचायत है उनकी परफॉर्मेंस को देखना, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना इन अचीविंग दी लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपके जो SDGs हम बोलते हैं, तो वहां पर देखो
सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल से चीज़ें अगर चल रही हैं, शुरू हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा काम की हैं वो। और डेवलपमेंट स्टेटस जो है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेंथ कहाँ आ रही है, क्या वीकनेस है, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को मॉनिटर करोगे, प्लान करोगे, स्कीम्स वैसे ही इम्प्लीमेंट करोगे। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है, टू प्रमोट द लोकलाइजेशन ऑफ SDGs बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पंचायत एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट देयर इंपॉर्टेंस. It encourages panchayat to adopt best practices and innovations to improve their performance in achieving sustainable development goals. ठीक है, रैंकिंग की बात करें तो the PDI provides ranking for panchayats at different levels, including district level, block level, village level, based on their overall scores. Panchayats are categorized into 4 grades: A, B, C, D. वो ऐसे होता है ना, बचपन में अपने को भी ऐसे क्लास में रिपोर्ट कार्ड मिलते थे, A ग्रेड, B ग्रेड, C, ये बहुत चलता था, मतलब इतना चलता है क्या बताएं। मतलब बचपन में तो वही पड़ोसी के बच्चे के इतने मार्क्स आ गए हैं, तो वो तो घर आ जाते थे रिपोर्ट कार्ड लेके, देखो हमारे बच्चे के तुम्हारे बच्चे से ज़्यादा मार्क्स आ गए, राइट, A ग्रेड मिला है, B ग्रेड, C ग्रेड, तो फलाने के बेटे को देखो, फलानी की बेटी को देखो, इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, A ग्रेड मिल रहा है। तो ग्रेडिंग सिस्टम तो शुरू से ही चलता आ रहा है। तो यहाँ पर पंचायत आर कैटेगराइज इनटू दोज 4 ग्रेड्स। A ग्रेड मतलब 90% से अबव स्कोर है, अगर A ग्रेड है तो 75 to 90% स्कोर है, B ग्रेड बोले तो 60 to 75% का स्कोर, C 40 to 60 और D स्कोर्स अंडर 40%। 9 थीम्स हैं जिस पे फोकस किया जाता है, मतलब एक तो वहाँ पे पॉवर्टी फ्री, एनहांस लाइवलीहुड हो, गुड गवर्नेंस हो, क्लीन और ग्रीन विलेज हो, वाटर सफिशिएंट विलेज हो, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज हो, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्दी विलेज हो, सोशली जस्ट और सिक्योर्ड हो, विमेन फ्रेंडली हो। तो इन सभी पैरामीटर्स पे असेस किया जाता है। बेनिफिट यही है कि आप ये डेवलपमेंट एविडेंस बेस्ड है, डेटा ड्रिवन है, तो उसके बेसिस पे आप प्लानिंग कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, स्कीम्स को इवैल्यूएट कर सकते हो। तो PDI फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस अमंग पंचायत्स एंड स्टेक होल्डर्स फॉर लर्निंग एंड रेप्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुल मॉडल्स एंड इंटरवेंशंस। अब रही बात इस रिपोर्ट की हाईलाइट की, तो यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पर इट वॉज कैरिड आउट, नेमली पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर। तो वहाँ पर देखा गया है कि 70% जो पंचायत हैं इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो कैटेगरी C में फॉल करती हैं और 27% कैटेगरी B में। तो मतलब यहाँ ज़रूरत है एविडेंस बेस्ड प्लानिंग की, रिसोर्सेज मस्ट बी डिप्लॉयड जहाँ पर रिक्वायर्ड है फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, ये था आर्टिकल। अगला आर्टिकल कहता है कि ये थोड़ा नलामला फॉरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट के बारे में तो बात करेंगे ही सही, एनवायरनमेंट से लगा लो, मैप की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और मैप में क्या देखना है, नलामला फॉरेस्ट जो है दे बिलोंग टू नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व मैप में लोकेट करोगे, जो कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है कंट्री के अंदर। और हमने बहुत से टाइगर रिजर्व जो न्यूज़ में आ रहे हैं, हम उसको साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये टाइगर रिजर्व को कवर कर लें। रही बात नलामला फॉरेस्ट की, तो ये फॉरेस्ट इसी टाइगर रिजर्व को बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छी टाइगर पॉपुलेशन है इस फॉरेस्ट के अंदर, और नलामला हिल्स पे ये फॉरेस्ट लोकेटेड है, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, कृष्णा रिवर लाई करती है साउथ में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इट स्प्रेड्स ओवर द 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन दी स्टेट्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रेच है ऑफ द अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। क्लाइमेट देखो तो यहाँ पर मतलब हॉट एंड वार्म क्लाइमेट रहता है, और साउथ वेस्ट मानसून से बारिश मिलती है, सर्दियाँ कूल और ड्राई रहती हैं, ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन है। दे आर एंडेमिक टू स्पीशीज लाइक एंडोग्राफिस नलामलायना, तो ये स्पीशीज आपको प्लांट्स की, और एनिमल्स में तो टाइगर, लेपर्ड, पीकॉक, पैंगोलिन, पाइथन, कोबरा, बर्ड स्पीशीज ये सब देखने को मिलेंगी। अगला जो आर्टिकल है वो है मेकदत्तू रिजर्वायर प्रोजेक्ट पे। अब ना ये प्रोजेक्ट की तो मैं आपसे बात करूंगी ही सही, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये क्यों न्यूज़ में है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, दे हैव पुट फॉरवर्ड अ सजेशन टू एड्रेस ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स इन बेंगलुरु। सो मतलब उनका ये कहना है कि इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग विद मेकदत्तू रिजर्वायर प्रोजेक्ट,
they proposed reviving the dead lakes and Raja Kalwe network. अब ये क्या है? देखो, लॉन्ग टाइम एगो बैंगलोर में ये नेटवर्क जो है दैट वाज देयर, जो कि बेसिकली एड्रेस करता था कि जैसे बहुत फ्लडिंग जैसी सिचुएशन हो जाए तो पानी को यहाँ पर आप इट कैन प्रिवेंट, राइट, इट कैन कैरी रेन वाटर, सो कैनाल्स वर देयर. अब क्या हुआ है, मैनी ईयर्स नाउ ये कैनाल पूरे के पूरे कचरे से भर चुके हैं, फिल्ड विद गार्बेज, प्रॉपर फंक्शनिंग इनकी नहीं हो रखी. और वैसे ही डेड लेक्स हैं, मतलब वो वाटर बॉडीज जो पूरी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं, वेस्ट डंप हो चुका है, कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है. सो एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि हमें इन कैनाल्स और लेक्स को रीस्टोर करना चाहिए. मतलब गार्बेज यहाँ से हटाओ, और ये जो जैसे राजा कलवे नेटवर्क है, इट कैन बी रीस्टोर्ड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होगा, फ्लडिंग के टाइम पे इट कैन रिड्यूस फ्लडिंग ड्यूरिंग द हैविंग रेन्स. तो ऐसी डेड लेक्स कैन बी इन्वॉल्व, उनको क्लीन करो, प्रिवेंट करो पॉल्यूशन को. एक बार रीस्टोर हो गई तो वो पीने का जो समस्या है, पानी की समस्या जो है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग दिस न्यू रिजर्वॉयर, जो कि जिसके इम्पैक्ट रहते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, लोग डिस्प्लेस होंगे, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगी, इसकी जगह पे जो ऑलरेडी है उसको आप इको फ्रेंडली मैनर में यूज करो. तो ये इस प्रोजेक्ट का, यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है. और रही बात इस मेकदत्तू रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट की, बैंगलोर से 100 किलोमीटर के आगे पे एक रामनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये पड़ता है, कनकपुरा में. नाम भी इसका वहीं से ही मिला है. एक रिजर्वॉयर जो कि पानी की समस्या बैंगलोर की पूरी इट कैन क्लियर. तमिलनाडु से 4 किलोमीटर लगता है बॉर्डर, और यहाँ से बैंगलोर से 100 किलोमीटर का रास्ता है. और यहाँ पर मतलब अगर कंप्लीट हो जाता है ये प्रोजेक्ट, ये देखो, अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, सो इसका एम है इंश्योरिंग ड्रिंकिंग वाटर टू बैंगलोर एंड नेबरिंग एरियाज. इट कैन जनरेट 400 मेगावाट ऑफ पावर. 9,000 करोड़ प्रोजेक्ट इसका पूरा एस्टिमेशन है. रिजर्वॉयर की कैपेसिटी है 2,84,000 मिलियन क्यूबिक फीट की, एंड इट इज प्रपोज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी विद इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती. तो यहाँ पर आपको अच्छा एक मुझे बताना, कावेरी नदी जो है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ओरिजिन क्या है कावेरी का, वो बताना. इशू यही है कि देखो, तमिलनाडु जो है वो लोअर राइपेरियन स्टेट है, मतलब डाउन स्ट्रीम, और कर्नाटका जो है वो अपस्ट्रीम पे है रिवर की. तो यहाँ पर लोअर राइपेरियन स्टेट जो है, एज पर द कावेरी ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होता है, सो दे कैन गिव इट, दे कैन कम अप विद इट. उनकी भी मतलब एक होता है जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में ये इशू है भी सही. तो ओवरऑल इन दिस कॉन्टेक्स्ट तमिलनाडु का यही कहना है. यहाँ पर देखो, उनके व्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे गिव देयर अप्रूवल, और उनको जो ऑब्जेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो तमिलनाडु का यही कहना है कि अगर ये हुआ तो वाटर फ्लो रुकेगा, और उसमें तमिलनाडु पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देर विल बी रिड्यूसिंग द वाटर फ्लो टू तमिलनाडु. फिर वहाँ पर उनके एग्रीकल्चर और वाटर नीड्स जो हैं वो इम्पैक्ट होंगी, राइट. तो ये इशू है. अब वो थोड़ा सा स्टेट्स के इशू पे चले जाते हैं हम, तो उसमें ज़्यादा एंटर नहीं करेंगे अभी. अच्छा, अगला जो आर्टिकल है वो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज किया था. तो हमारे लिए ये इंडेक्स के बारे में पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंडेक्स कंट्रीज को रैंक करता है बेस्ड ऑन देयर प्रोग्रेस इन ट्रांजिशनिंग टू सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम. जो जिस तरीके से आप ट्रांजिशन कर रहे हो, जैसे हम कर रहे हैं, अब आजकल हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे फोकस करते हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, राइट, हाइड्रो पावर, तो इन सब पे. और इस इंडेक्स के हिसाब से स्वीडन ने टॉप किया है लिस्ट में, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड आगे हैं, स्विट्जरलैंड टॉप 5 में है, और 120 कंट्रीज टोटल होती हैं इसमें. और 120 कंट्रीज में 113 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है, बट ओनली 55 इंक्लूडिंग इंडिया, उनका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हुआ है. इस इंडेक्स के अंदर अपडेटेड फ्रेमवर्क ये है कि इस बार इंडेक्स ने मतलब it reflected 2 shifts. पहला तो द परफॉर्मेंस ऑफ द एनर्जी सिस्टम, मतलब आपकी क्वालिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये डायमेंशंस पे. और दूसरा, ट्रांजिशन मोमेंटम वॉज इवेल्युएटेड, पहली बार कि जिस तरीके से आप ट्रांजिशन कर रहे हो, जो मैं बता रही हूँ ना, जैसे आप ट्रांजिशन कर रहे हो, अब यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर सेफर एंड क्लीनर एनर्जी, तो वो ट्रांजिशन पे फोकस किया गया है. इंडिया 67th प्लेस पे है ग्लोबली, और इस इंडेक्स ने यही बोला है कि इंडिया जिस तरीके से ट्रांजिशन कर रहा है, दैट इज वेरी नाइस, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है. इंडिया इज अमंग द कंट्रीज दैट हैव शोन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट.
India is a only major economy with energy transition momentum accelerating across this index, इक्विटेबल, सिक्योर एंड सस्टेनेबल डायमेंशन. तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है एक मतलब इफेक्टिवली अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस जो है, यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस अचीव कर रहा है इंडिया. ये इस रिपोर्ट के हिसाब से है. क्लीन कुकिंग ऑप्शंस और इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट, तो ये सब इंडिया इज अचीविंग, right? So India has emerged as you can say relatively less affected from the recent energy crisis. ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना. कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.